इस वीडियो में शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और सबसे पहले देखते हैं रिफ्रैक्शन की कुछ एग्जांपल्स। अगर आप कोई पानी का टैंक देखें या कोई तालाब देखें, उसकी तली को देखें, उसके तल को, बॉटम को, तो वो आपको कुछ उठा हुआ दिखाई देगा। बॉटम ऑफ अ टैंक और पॉन्ड। अगर आप किसी भी प्रिंटेड मैटर को देखें एक ग्लास स्लैब से, तो वो आपको उठी हुई दिखाई देगी, थोड़ी सी रेज दिखाई देगी। उसके जो लेटर्स होंगे, अल्फाबेट्स होंगे, वो थोड़े रेज दिखाई देंगे। आपने ये कई बार देखा होगा कि अगर किसी बाउल में पानी भरा हो, ग्लास टम्बलर भी बोलते हैं उसको, और उसमें आप पेंसिल रख दें, तो जहां से वो पानी के अंदर डूबती है, उस पॉइंट से वो कुछ मुड़ी हुई नजर आती है, यानी डिस्प्लेस नजर आती है। एक और एग्जाम्पल है कि अगर आप नींबू, लेमन्स को रख दें एक पानी से भरे हुए ग्लास बाउल में या टम्बलर में, तो उनका साइज आपको बड़ा दिखाई देगा। ये सारी एग्जाम्पल्स हैं रिफ्रैक्शन की। अब पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो जब कोई लाइट रे ओब्लिकली ट्रेवल करती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ओब्लिक होना चाहिए। इसको समझते हैं क्यों। अगर कोई लाइट ओब्लिकली यानी तिरछी ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और दोनों ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, तो जो डायरेक्शन होता है प्रोपगेशन ऑफ लाइट का, यानी उसके चलने का रास्ता, वो दूसरे मीडियम में बदल जाता है। ये जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था। इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे तो उसको तिरछा जाना चाहिए, यानी ओब्लिकली। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, लाइट रे ओब्लिकली आ रही है। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर वो मीडियम चेंज करेगी 90 डिग्रीज के एंगल पर, तो वो रिफ्रैक्ट ही नहीं होगी, बेंड नहीं करेगी, वो चली जाएगी सीधी। अब जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि एक पेंसिल अगर ग्लास टम्बलर में डाल दी जाए तो वो मुड़ी हुई क्यों नजर आती है, तो इसको इस तरह से आंसर कर सकते हैं कि ये क्यों होता है। ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। और रिफ्रैक्शन को यहां पे आप एक्सप्लेन कर दें कि जब लाइट रे ओब्लिकली चेंज करती है मीडियम को, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और इसीलिए पेंसिल हमको मुड़ी हुई नजर आती है। अब इसमें एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ऐसा होता कैसे है। तो वो ऐसे होता है कि जब जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है पेंसिल के उस हिस्से से जो कि पानी में डूबा हुआ है, पार्ट ऑफ द पेंसिल इमर्स्ड इन वाटर, वो लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है पानी में से एयर में, तो वो अपनी डायरेक्शन को दोबारा चेंज कर लेती है। जब वो पानी में ट्रेवल करती है और एयर में पहुंचती है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये एक एक्सप्लेनेशन है जो आप दे सकते हैं कि ऐसा होता क्यों है। इसी तरह से अगर आप किसी पानी के टैंक के बॉटम को देखें तो वो रेज्ड क्यों दिखाई देता है? वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है बॉटम से, ऊपर से लाइट गई, सनलाइट गई, वो पानी में एंटर की, और बॉटम से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आई। तो जब वो वापस आती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है जब एयर में एंटर करती है। और इसीलिए ऐसा होता है कि आपको एक टैंक का बॉटम रेज दिखाई देता है, और यही किस्सा होता है लेमन्स के साथ। इसको आप पढ़ें और इस लैंग्वेज को थोड़ा याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये लैंग्वेज एग्जाम में जाके बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको थोड़ा याद करने की भी कोशिश करें।
अब लाइट का रिफ्रैक्शन क्या सारे मीडियम्स में बराबर होता है, और अगर नहीं होता है तो बताएं क्यों। तो जी, लाइट का रिफ्रैक्शन अलग अलग एंगल पे होता है डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया के साथ। अगर पेयर ऑफ मीडिया अलग अलग हैं, जैसे एयर एंड वाटर या एयर एंड ग्लास, ग्लास एंड वाटर, तो इनमें जो रिफ्रैक्शन होगा वो अलग अलग एंगल पे होगा। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट और उसकी वेवलेंथ वो चेंज हो जाते हैं फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसको याद रखिए। स्टेट सम एक्टिविटीज टू ऑब्जर्व रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि भाई ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं जिसमें कि रिफ्रैक्शन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर आप एक बाउल में कॉइन डाल दें या किसी बाल्टी बकेट में एक कॉइन को डाल दें और आप उसको उठाने जाएंगे तो कई बार आप मिस कर जाएंगे, क्योंकि वो अलग जगह रखा होगा और दिखाई दूसरी जगह दे रहा होगा। सो यू फेल टू पिक अप अ कॉइन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ बकेट। ऐसा ही अगर एक बाउल में आप कॉइन को प्लेस कर दें और उस बाउल को थोड़ा सा आगे ले जाएं तो कॉइन डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और उसको देखने के लिए आपको और पानी डालना पड़ेगा। पोर मोर वाटर। आप अपने घर में इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अब पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इस डायग्राम को। ये आपका एयर मीडियम है, ये भी एयर मीडियम है। लाइट रे यहां से आई और इसने एक एंगल पर ग्लास स्लैब को हिट किया और वो एंगल है I1। आप इसको बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इस नॉर्मल के साथ एंगल है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होते हैं, वो उस सरफेस पे जो नॉर्मल होता है उसके साथ वाले एंगल को बोला जाता है। तो जैसे ही ये एंटर करेगी तो देखिए ये जो रे है वो कुछ नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाएगी, और इसी तरह से जब वो ग्लास से बाहर एयर में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। I1 ये वाला एंगल R2 के बराबर होगा और R1 I2 के बराबर होगा। और ये जो रे है, जो आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, ये दोनों पैरेलल होंगी। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को नीचे दिया हुआ है। लाइट रे O और O डैश के ऊपर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, क्योंकि मीडिया चेंज हो रहा है। जब वो डेंस मीडियम में मूव करती है, जब लाइट रेयर से डेंस मीडियम में जाती है तो वो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल, जो कि हमने आपको यहां पर बताया था। देखिए ये रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई है। लेकिन जैसे ही लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बाय एन इक्वल एंगल। फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये है, extent of bending of the ray at opposite parallel faces AB and CD। AB ये वाला इंटरफेस है और CD ये वाला इंटरफेस है। of the rectangular glass slab is equal and opposite। ये हमने आपको बताया था कि इक्वल एंड ऑपोजिट का मतलब है कि I1 R2 के बराबर होगा और R1 I2 के बराबर होगा। और क्योंकि जो बेंडिंग है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो जो एमर्जेंट रे है, जो ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है, वो पैरेलल होगी इंसिडेंट रे के। लेकिन पैरेलल तो है, वो शिफ्ट कर जाएगी एक साइड को।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो डेंसिटी हम इस चैप्टर में यूज करेंगे वो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। अगर हम बोल रहे हैं कि कोई मीडियम डेंस है या रेयर है, देन वी आर रेफरिंग टू ऑप्टिकल डेंसिटी। मास डेंसिटी अलग होती है, यहां पर मास डेंसिटी का कोई काम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम मीडियम ऑफ एयर टू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब डिस्पाइट रिफ्रैक्शन, the ray which exits from the opposite side of the glass slab is parallel to the one that enters it. Why? यानी जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है ग्लास स्लैब के ऊपर और जो ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है, यानी जो एमरजेंट रे है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। थोड़ा शिफ्ट तो हो जाती हैं लेकिन फिर भी पैरेलल रहती हैं। तो ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, यानी वो जितना एंगल बनाती हैं ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट ऑपोजिट पैरेलल फेसेस। कौन कौन सी दो फेसेस हैं? एयर ग्लास इंटरफेस है और ग्लास एयर इंटरफेस है, वो होता है इक्वल एंड ऑपोजिट, और इसीलिए दोनों रेस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो पहला लॉ है वो कुछ ऐसा ही है जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। तो सबसे पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक प्लेन में ही लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। नेक्स्ट लॉ है रेशो ऑफ sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant। लेकिन कब? जबकि लाइट का कलर सेम रहे और गिवन पेयर ऑफ मीडिया सेम रहे, तब। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इसको हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। यह आपसे पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आपने मैथमेटिक्स में या तो पढ़ लिया होगा या आप पढ़ेंगे कि साइन, कोसाइन और टेंजेंट ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। और साइन क्या होता है? अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसकी जो हाइट है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये साइन होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों की जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर ये इंटरफेस है और ये नॉर्मल है तो क्या हो सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इससे भी और छोटा हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। अब थोड़ा एक बड़ा ले लेते हैं, ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है। इन दोनों की साइन की जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगी अगर ये जो इंसिडेंट रे है इसका कलर ऑफ दिस रे ऑफ लाइट और ये जो दोनों मीडिया हैं ये गिवन हो, ये सेम रहे, तब ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देती है। किसका? जो सेकंड मीडिया है, यानी ये वाला मीडिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडिया। हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कंपैरिजन में दिया जाता है, रिलेटिव होता है। तो नॉर्मली ये हम आपको बता दें कि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मानते हैं 1, और बाकी सारे जो मीडिया होते हैं, चाहे एयर हो, आइस हो, वाटर हो, ग्लास हो, इन सब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम वैक्यूम के कंपैरिजन में लेते हैं। फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये किसका होता है?
ये सेकेंड मीडिया का होता है विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कई बार क्वेश्चन के रूप में भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। आगे पढ़ेंगे हम कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालते कैसे हैं। यहां पर ये बताते चलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वेरियस मीडियम्स एज डिस्कस बिलो। आगे पढ़ेंगे, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो और इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।